नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। हमारे देश में कोरोना बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और बेतहाशा भागते आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। 24 घंटे के नए केस ये बता रहे हैं कि स्थिति बहुत खराब है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक समीक्षा बैठक कर रहे हैं जिसमें स्वास्थ्य मंत्री हैं, कोरोना टास्क फोर्स के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं और कोरोना से कैसे निपटा जाए देश में इसकी योजना पर रणनीति इस समय बन रही है। बैठक चल रही है। तो बैठक इस समय शुरू हो चुकी है। 4:30 बजे का टाइम था, आधा घंटा हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर यह बैठक चल रही है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख भाई मांडविया इस बैठक में मौजूद है। कोरोना टास्क फोर्स के तमाम बड़े अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं और यह समीक्षा बैठक चल रही है। बैठक इसलिए कि हमारे देश में इस समय कोरोना की क्या स्थिति है, जिस तेजी के साथ कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उनसे कैसे निपटा जाए। तो कोरोना ने जो कोहराम मचाया है उसकी समीक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घर पर इस समय बैठक चल रही है। जैसे हमें जूते पहन करके ही बाहर जाने की आदत लग गई है ना, बस वैसे ही मास्क को भी एक सहज स्वभाव बनाना ही है। कोरोना की बेतहाशा बढ़ते आंकड़े से दिल्ली तक खलबली है। पीएम मोदी को मोर्चे पर उतरना पड़ा है क्योंकि हर बीतते दिन के साथ वायरस का बवंडर बढ़ रहा है। कोरोना की तूफानी रफ्तार अब बेहद डराने लगी है। 24 घंटे में 1,59,632 नए केस, 24 घंटे में 327 मौतें, 5,90,611 सक्रिय केस। कोरोना की यही रफ्तार कायम रही तो कोई नहीं जानता कि यह आंकड़ा कहां जाकर थमेगा। ब्रिटेन, अमेरिका और दुनिया भर के मुल्कों का हाल सबके सामने है। इसलिए पीएम मोदी खुद एक्शन में आए हैं। कोविड से दो हाथ की तैयारी की समीक्षा हो रही है। पीएम मोदी के साथ कोविड प्रबंधन से जुड़े प्रमुख चेहरों की बैठक है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गब्बा, कोविड टास्क फोर्स के प्रमुख वीके पॉल, गृह सचिव अजय भल्ला, स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण, आयुष सचिव वैद्य राजेश कोटेचा, आईसीएमआर के डीजी डॉक्टर बलराम भार्गव, केंद्र सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार विजय राघवन, यानी कोविड प्रबंधन से जुड़ी पूरी टीम इस बैठक में है। पीएम मोदी लगातार किसी न किसी माध्यम से लोगों को मास्क पहनने और टीका लगवाने की अपील करते रहे हैं। जिनको अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें। जिन्हें वैक्सीन लग गई है वो दूसरों को प्रेरित करें। मुझे पूरा भरोसा है कि हम सब मिलकर प्रयास करेंगे तो कोरोना को और जल्द हरा पाएंगे। ये बैठक इस लिहाज से भी अहम है कि 5 राज्यों के चुनावों की तारीख फाइनल हो गई है और चुनावी कार्यक्रमों के चलते कोविड का संकट और बड़ा हो सकता है। इससे पहले कि हालात नियंत्रण से बाहर हो, कोरोना को काबू में लाना जरूरी है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। जबरदस्त कोरोना के केसेस हमारे देश में इस समय बढ़ रहे हैं और एक हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुरू हो चुकी है इस समय, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री मौजूद हैं और वरिष्ठ अधिकारी स्वास्थ्य मंत्रालय के कोरोना टास्क फोर्स के सभी इस बैठक में मौजूद हैं। इस बैठक से जो भी निकलकर आता है वो हम आपको बताएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे। हमारी आज तक की नजर इस बैठक पर बनी हुई है। डॉक्टर संबित पात्रा, आतिशी मार्लेना जी, डॉक्टर रवि मलिक जी, डॉक्टर प्रमोद गर्ग जी, डॉक्टर राजेश परेख, नमस्कार आप सभी का। सब हमारे साथ हैं, लेकिन तस्वीरें आ गई हैं बैठक की। कोरोना पर जो हाई लेवल मीटिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चल रही है उसकी ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव ये बैठक हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल बैठक कर रहे हैं। अकेले खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और सभी कोरोना टास्क फोर्स के अधिकारी, स्वास्थ्य मंत्री, स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, सेक्रेटरी सब इस बैठक में मौजूद हैं और ये समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। और समीक्षा की जरूरत इसलिए पड़ी है क्योंकि हमारे देश में पिछले 24 घंटों में 1,59,000 से ज्यादा
केसेस आ चुके हैं और ये रफ्तार बहुत तेज है, ये रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने घर से इस बैठक को कर रहे हैं, हाई लेवल ये मीटिंग है। हम इस बैठक के बारे में एक जानकारी आपको जल्दी से दे देते हैं। हमारी संवाददाता श्रेया चटर्जी हमारे साथ मौजूद है। श्रेया, बताइए क्या कुछ निकलकर सामने आया है, इस बैठक में क्या कुछ हो रहा है और क्या उम्मीद की जा रही है? देखिए, इस बैठक में जो हमारे सूत्रों के मुताबिक हमने जाना है कि जो प्रेपरेशंस है उसके बारे में बातचीत हुई है। हॉस्पिटलाइजेशन के रेट पे बातचीत हुई है, जो हॉस्पिटल बेड्स है उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है और जो वैक्सीनेशन कितनी परसेंटेज हो गई है। और आने वाले कल से हमें ये पता है कि बूस्टर डोजेस भी लगने हैं, जो कि 60 प्लस है उनको बूस्टर डोजेस लगने हैं। फ्रंटलाइन वर्कर्स जो है उनको बूस्टर डोजेस लगने हैं। तो क्या टारगेट है, ये सारी चीजों को लेके जो प्रेपरेशन है, हम एक तरीके कह सकते हैं, उसको लेके पूरी डिस्कशन इस कोविड टास्क फोर्स में की गई है, जहां पे प्रधानमंत्री के साथ हेल्थ मिनिस्टर भी मौजूद थे। बहुत धन्यवाद श्रेया। हम दोबारा आपके पास आएंगे जैसे ही आपको कोई अंदर से जानकारी मिलती है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो समीक्षा बैठक इस समय कर रहे हैं वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, स्वास्थ्य मंत्री के साथ, कोरोना टास्क फोर्स के विभिन्न बड़े अधिकारी इस बैठक में मौजूद है। समीक्षा हो रही है देश भर में कोरोना की क्या स्थिति है। पिछले 24 घंटों में 1,60,000 के लगभग जो केस आ गए हैं, वो केस कितने खतरनाक हैं, राज्यों में क्या स्थिति है, ये बैठक लगातार चल रही है। 3 देश के बड़े डॉक्टर्स इस वक्त हमारे साथ हैं और हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा भी हैं। डॉक्टर संबित, इस समय ये समीक्षा बैठक हो रही है, हम क्या आशा करें, किस तरह की समीक्षा हो रही है और क्या ये जो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हाई लेवल पीएम की बैठक चल रही है डॉक्टर संबित, क्या हम ये माने कि कुछ और सख्त प्रतिबंध हो सकते हैं, कड़े निर्णय लिए जा सकते हैं, क्या आशा करें इस बैठक से? देखिए सईद साहब, पहले तो नमस्कार, और जो जितने भी डॉक्टर्स आपके पैनल में मौजूद हैं उन सभी को बहुत बहुत गुड इवनिंग और नमस्कार, और थैंक यू कि आज उनकी नॉलेज से हम भी आच्छादित होंगे। दूसरी बात है, अभी प्राइम मिनिस्टर की हाई लेवल डेलीगेशनल मीटिंग चल रही है, आपने भी दिखाया है जी। उस मीटिंग से क्या निकल कर आता है, ये प्रीएम्प्ट करना आसान नहीं होगा, और स्वाभाविक है जब ये मीटिंग समाप्त हो जाएगी तो एक ब्रीफिंग की जाएगी और मीटिंग में क्या निर्णय लिए गए ये देश को बताया जाएगा। मगर एक बात तो तय है कि प्रधानमंत्री पूरे के पूरे विषय को एक निगरानी उस पर रखे हुए हैं और गंभीरता के साथ इस विषय पे देश में चर्चा शुरू हो गई है। ये हमें पता है कि 3 जनवरी से हमारे जो बच्चे हैं 15 से 18 वर्ष के जो नवयुवक हैं उनको भी बचाने की कवायद चली हुई है, और मैं तो आज तक के माध्यम से सारे अभिभावकों को, गार्डियंस को, पेरेंट्स को और बच्चों से भी कहूंगा कि वो भी अपने नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर में जाएं और जल्दी से जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करें। और कल से अर्थात 10 तारीख से जो वयस्क पॉपुलेशन है उनकी भी बूस्टर डोजेज शुरू होने वाली है, तो उनके लिए भी एक संदेश है कि वह भी जल्दी से जल्दी अपने आप को बूस्टर डोज के माध्यम से अपने आप को लैस करें। देखिए, एक बात तो तय हो रहा है, बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे कि इस बार एक टर्म यूज किया जा रहा है कि ओमिक्रॉन में जो हमारे पास सिम्टम्स आ रहे हैं वो माइल्ड है, मगर ये माइल्ड सिम्टम कह के हम बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, कई लोग बहुत लचर हो जा रहे हैं। किसी के लिए माइल्ड हो सकता है मगर दूसरों के लिए माइल्ड नहीं हो सकता है, इसलिए माइल्ड सिम्टम कह के हम बचने की कोशिश न करें। जो हमारे प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं कि हमें सारे एहतियात बरतने चाहिए, मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, ये सारे एहतियात हमें बरतने चाहिए। और कल इलेक्शन कमीशन ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए 15 जनवरी तक किसी प्रकार की कोई रैली नहीं होगी, हर कुछ डिजिटल कैंपेन होगा, तो एक कदम इलेक्शन कमीशन ने भी आगे बढ़ाया है। बिल्कुल संबित जी। डॉक्टर मलिक, ये बैठक आज कितनी महत्वपूर्ण होगी, समीक्षा बैठक जो पीएम कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री और विभिन्न कोरोना टास्क फोर्स के अधिकारियों के साथ, और ये जो गति, ये जो स्पीड आप देख रहे हैं कोरोना की बढ़ती हुई, डॉक्टर मलिक, इससे हमें कितना सावधान रहने की आवश्यकता है? डेफिनेटली ये बैठक जो है बहुत जरूरी है। जिस तरह की परिस्थिति चल रही है उस तरह से अगर सही जी देखें तो 1,59,000 के करीब मामले हुए हैं, और ये तब हुए हैं, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है, ये तब हुए हैं जबकि हमने 15 लाख के करीब, जो कि काफी ज्यादा टेस्टिंग है, 15,63,000 के करीब हमने टेस्टिंग किया, लेकिन अगर हम टेस्टिंग को बढ़ाएंगे तो ये मामले और भी बढ़ सकते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि घर में ही टेस्टिंग कर रहे हैं और उनके भी नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं, तो ये डेफिनेटली मैं समझता हूं कि नंबर इनसे ज्यादा होंगे।
और जिस तरह से डॉक्टर संबित पात्रा ने कहा है, मैं उनसे एग्री करूंगा कि डेफिनेटली इसको हम माइल्ड लेके श्रग ऑफ नहीं कर सकते, लेकिन एक अच्छी चीज जो अभी तक फिलहाल नजर में आ रही है वो ये आ रही है कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत ज्यादा इन्फेक्ट नहीं हो रहा लोगों का, लेकिन आने वाले समय में परिस्थिति जो है वो और ज्यादा क्लियर होगी। और ये बैठक बड़ी अहम है और इसके अंदर हो सकता है कि कुछ अहम डिसीजंस भी सरकारी स्तर के ऊपर लिए जाएं। मामला डेफिनेटली इस वक्त चिंताजनक है, गंभीर है और हम लोगों को पूरी प्रिकॉशन लेनी चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर मलिक। डॉक्टर गर्ग, आप किस तरह से देखते हैं, क्या आपको लगता है डॉक्टर गर्ग की इस बैठक के बाद हमारे देश में और स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शंस की कुछ खबरें आए, कुछ यहां से डिसीजंस निकले, और हमें इस वक्त कितना सावधान रहने की डॉक्टर गर्ग जरूरत है? धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में बुलाने के लिए। देखिए, जैसा सब लोग कह रहे हैं वो ही सबसे जरूरी है कि मास्क और वैक्सीन, यही दो चीज ऐसी हैं जो हमें इस महामारी से अभी तक बचाती हुई आई हैं काफी हद तक, और आगे भी बचाने में कारगर सिद्ध होंगी। तो जितने भी लोग आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं या जिसको भी आप मैसेज देना चाहते हैं, दो ही मैसेज सबसे जरूरी हैं। देखिए, हर आदमी अपने अधिकार की बात करता है, लेकिन साथ में हमें अपने जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी भी बात करनी चाहिए कि मास्क जरूर लगाएं, डिस्टेंसिंग रखें और वैक्सीन जरूर लगाएं। जिन लोगों ने कोई वैक्सीन नहीं लगाई वो जरूर वैक्सीन लगाएं, जिन्होंने एक डोज लगाई है वो दूसरी डोज जरूर लगाएं। जहां तक सरकार का सवाल है, सरकार अपनी तरफ से पूरी तरह से तैयार है और हर स्तर पे पूरी तैयारी कर रही है। और मैं समझता हूं कि पहले के मुकाबले आज हम लोग बहुत बेहतर तरीके से प्रिपेयर्ड हैं इस महामारी से जूझने के लिए। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि धीरे धीरे, शुरू में तो देखिए अभी केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन उम्मीद के मुताबिक धीरे धीरे स्थिति काबू में आएगी। बिल्कुल डॉक्टर गर्ग। और डॉक्टर मलिक और डॉक्टर गर्ग की जो बात है उससे ये राहत तो मिलती है कि हम इस बार तैयार हैं अच्छी तरह से। हमारे साथ आम आदमी पार्टी की नेता और विधायक आतिशी मार्लेना जी भी मौजूद है। बहुत धन्यवाद आतिशी जी। लेकिन डॉक्टर परीख से एक रिएक्शन लेकर आपके पास हम आएंगे। डॉक्टर परीख, ये बैठक आज कितनी महत्वपूर्ण है, प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक, और आपको लगता है कि हम जो डॉक्टर मलिक और डॉक्टर गर्ग ने सवाल उठाया कि हम अधिकार की बात तो करते हैं लेकिन कर्तव्य भूल जाते हैं, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को शायद हम बहुत अच्छी तरह से नहीं निभा पा रहे हैं, यही कारण है डॉक्टर परीख कि जो भीड़ दिख रही है, क्या ये एक बहुत बड़ा कारण है कोरोना की इस बढ़ती हुई रफ्तार के लिए? जी हाँ सईद जी, अभी तक जो भी कहा है उसके साथ में बिल्कुल 100% अग्रीमेंट में हूँ जी। और जैसे संबित जी ने कहा है कि ये जो मीटिंग हो रही है इसका एक बहुत बड़ा सिग्नल भी है, और ये है कि प्रधान एक ही चीज बोल रहे हैं कि ये सिचुएशन, ये हमारी परिस्थिति अभी काफी गंभीर है, हमको इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। और जैसे संबित जी ने कहा, ये माइल्ड वेरिएंट जो है ये शब्द हमको इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। और WHO जो डायरेक्टर जनरल है, उन्होंने 3 हफ्ते पहले यही कहा था कि अब से हमको माइल्ड वेरिएंट शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अफ्रीका में एक दिन में 200 से 16,000 तक केसेस बढ़ गए। ये ओमिक्रॉन की खूबी है, इसकी निशानी है कि ये बहुत ही जल्दी फैलता है, और जैसे ये जल्दी फैलता है कुछ लोगों में ये काफी गंभीर हो सकता है, हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, ICU में जाना पड़ता है। तो इसके ऊपर हमको पूरा ध्यान रखना चाहिए। और अभी जो बैठक हो रही है उससे हम सब ये समझ पाते हैं कि सभी लेवल पर इस परिस्थिति को गंभीर तरह से दिखा जा रहा है। डॉक्टर परीख, आप एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि हमें इसे माइल्ड वेरिएंट बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। आतिशी जी, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तो अभी कुछ देर पहले, 1 घंटा भी नहीं हुआ है, वो मीडिया के सामने आकर उन्होंने कहा कि बिल्कुल मत डरिए, ये बिल्कुल खतरनाक नहीं है, बहुत माइल्ड है, और आप सिर्फ मास्क पहन लीजिए, हम लॉकडाउन बिल्कुल नहीं लगाएंगे। लेकिन 2 दिन का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन दिल्ली में चल रहा है जो कल सुबह 5 बजे तक रहेगा। क्या तैयारियां दिल्ली की हैं? दिल्ली में ये बहुत ज्यादा बढ़ते केसेस जो हैं उसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानती हैं?
देखिए, सबसे पहले तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कोविड के प्रति हमें निगरानी हमेशा बना के रखनी है। ये महामारी हमारे बीच 1.5 साल से ज्यादा से है, और अगर आज भी आप किसी भी डॉक्टर से, किसी भी एपिडेमियोलॉजिस्ट से बात करिएगा तो ये बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है कि ये बीमारी कितने दिन चलेगी, कब तक कोविड के साथ हमें जीना सीखना होगा। तो ये एक स्वाभाविक सी चीज है कि निगरानी हमें हमेशा रखनी होगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि जो बड़ा चैलेंज है किसी भी सरकार के सामने, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, इसके अब जब ये महामारी इतने लंबे समय से चल रही है तो हमेशा एक ट्रेड ऑफ है हेल्थ रिस्क का वर्सेस इकोनॉमिक रिस्क का। ये कहना कि किसी भी समय के भी लॉकडाउन लगाना इन थ्योरी बहुत आसान है, लेकिन जब लॉकडाउन लगता है, जब रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, तो उसकी इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है। और खास करके जो सबसे निचला तबका है, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, उनके लिए इसका नुकसान सबसे ज्यादा होता है। तो इसलिए किसी भी सरकार के लिए जरूरी है कि इन दोनों पहलुओं को बैलेंस करके चले। देखिए, ये सच्चाई है, ये एक बहुत फॉर्चुनेट चीज है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट से हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रहा है। अगर हम याद करें कि जब डेल्टा की जो सेकेंड वेव आई थी, तब उस दौरान के कंपैरिजन में जब 20,000 केसेस थे, तो मेरे ख्याल से उस समय जब 20,000 केसेस थे तो शायद उतने ही, जब पर डे केसेस आ रहे थे, तो उतने ही बेड्स पूरी दिल्ली में ऑक्यूपाइड भी थे। आज टचवुड 1500 बेड्स ऑक्यूपाइड हैं। तो इस बात के लिए इस बात के लिए हम सबको थैंकफुल होना चाहिए कि हॉस्पिटलाइजेशन ओमिक्रॉन वेरिएंट में कम है, लेकिन सतर्कता सबको बनाए रखनी है, चाहे मास्क पहनना हो, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो। लेकिन सच्चाई ये भी है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है, खास करके यंग लोग जो ब्रेड अर्नर्स हैं अपने परिवार के। इसलिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का कहना था कि हम बाहर अगर जरूरी है निकलना तो निकलें, लेकिन मास्क जरूर पहन के रखें और सारी एहतियात को जरूर बरतें। ठीक है डॉक्टर संबित, क्या आपको लगता है कि यही बात हम देशवासियों के मन में है कि ये बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, माइल्ड है, सर्दी जुकाम है, निकल जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो डॉक्टर परीख जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कि ये अदृश्य है, हम इसे जानते नहीं है, हो सकता है कल को ये खतरनाक हो सकता है कल को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ने लगे, तो क्या ऐसे में आज की इस महत्वपूर्ण बैठक में कोई ऐसे निर्णय हो सकते हैं जिनको हम प्रिडिक्ट करें, या आपको लगता है डॉक्टर संबित पात्रा कि कुछ हमें सख्ती करनी पड़ेगी हमारे देशवासियों के लिए, तभी हम इस पर काबू पा पाएंगे? देखिए सईद भाई, मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता हूं, और कोई भी मीटिंग में क्या नतीजे निकलने वाले हैं प्रेडिक्ट कर नहीं सकता है, मगर हाँ, इंतजार थोड़ा सा करने से मुझे लगता है कुछ ही मिनटों के बाद ये नतीजे हमारे सामने होंगे। मगर जहां तक माइल्ड का विषय है, इसमें दो पहलू हैं। देखिए, जब हम ये कहते हैं या डॉक्टर कहते हैं या कोई भी इसमें गवेषणा करने वाले कहते हैं कि माइल्ड है, तो एक कहने का तात्पर्य होता है कि आप पैनिक मत करिए, आप घबराइए मत। वो तो ठीक है, पॉजिटिवली हम उसको ले सकते हैं, मगर जब हम माइल्ड कह के लोगों को केयरलेस कर दे तो वो उचित नहीं है। तो एक फाइन बैलेंस बना के चलना है, लोगों में पैनिक भी ना फैले और जो केयरलेसनेस होना चाहिए वो भी ना हो। मतलब केयरलेसनेस तो होना ही नहीं चाहिए, कैजुअल एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि अरे सब लोग माइल्ड माइल्ड बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं जुकाम सर्दी खांसी होगी और फिर चला जाएगा, तो चलो कोई बात नहीं है, हो जाएगा तो हो जाएगा, चलो थोड़ा सा घूम के आते हैं, चलो थोड़ा स्नोफॉल देख के आते हैं, चलो थोड़ा न्यू ईयर बना के आते हैं। ये देखिए, आम मिडिल क्लास के घरों में ये सब बातें होती है, चलो यार थोड़ा स्नोफॉल देख के आया जाए, माइल्ड ही तो है, हो जाएगा फिर ठीक हो जाएगा। मगर जब उनको लगता है माइल्ड भी कभी मॉडरेट और डेंजरस बन सकता है, तो वो स्नोफॉल देखने वाला जो वेकेशन था वो फिर बाद में कैंसिल हो जाता है कि नहीं, इसको भी कैंसिल करते हैं, बाद में चलेंगे। तो मुझे लगता है इस बात पे हम सबको एग्री करने की आवश्यकता है कि हो सकता है सिम्टम्स माइल्ड हो, बट हम इसको कैजुअल एटीट्यूड के साथ बिल्कुल भी डील ना करें। डॉक्टर संबित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और डॉक्टर मलिक, आपसे हमारा प्रश्न यही है, क्या हम ये भूल गए हैं कि ये डेंजरस हो सकता है, खतरनाक हो सकता है, क्योंकि ये बहुत अर्ली स्टेज है अभी। तो जो आप लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं डॉक्टर मलिक, वो लाखों लाख पॉजिटिव आने का प्रिडिक्शन है हमारे देश में। और क्या डॉक्टर मलिक हम ये भी भूल गए हैं कि अगर मान लीजिए हमें माइल्ड ही हो रहा है, कोरोना हो रहा है, ओमिक्रॉन हो रहा है, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमारी बॉडी पर गंभीर असर दिखा सकते हैं, आज नहीं तो कल।
सईद जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, थोड़ा सा हम प्रोफेशनल्स का जो एक थोड़ा सा चिंताजनक विषय है वो ये जरूर है, कहीं ना कहीं लोग ओवर कॉन्फिडेंट हैं। देखिए, डब्ल्यूएचओ ने बिल्कुल क्लियर कहा है, कोई भी वेरिएंट हो वो वेरिएंट जानलेवा है। कोई थोड़ा कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। जितने वेरिएंट अभी तक कोविड के हुए हैं, इंक्लूडिंग ओमिक्रॉन, इनको हमें माइल्ड कह के श्रग ऑफ नहीं हम कर सकते, जानलेवा हो सकते हैं। लापरवाही का आलम देखिए, मैं आपको बताऊं कुछ आंकड़ों के साथ में, आज भी हमारे देश में 9% एलिजिबल पॉपुलेशन है जिन्होंने वैक्सीन ली है, और 1 साल हो गया वैक्सीनेशन को शुरू हुए। आज आप डिसीजन ले तो आपके 10 मिनट में आपको वैक्सीनेशन लग जाएगी। वो 9% लोग क्यों नहीं वैक्सीनेशन लगा रहे हैं? खास करके हमारे बच्चों को भी तो रिस्क में डाल रहे हैं, घर में जाएंगे बच्चों को इन्फेक्शन देंगे। आज भी 34% ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने संपूर्ण वैक्सीनेशन नहीं किया, यानी सेकेंड डोज अभी दिया। वो क्यों है? आज भी ऐसे लोग हैं जो कि सोशल स्प्रेडर इवेंट्स का पार्ट बन रहे हैं। वो क्यों बन रहे हैं? इस तरह की लापरवाही क्यों कर रहे हैं? यहां पर पीएम और बड़े बड़े सारे अधिकारियों के साथ में मीटिंग्स हो रही हैं, पूरा विश्व चिंता के अंदर है। यूएसए में देखो क्या बुरी हाल हुई है, और यूएसए के अंदर तो उनका बहुत सक्षम है जो हेल्थ केयर सिस्टम है। यहां पर हम किस कॉन्फिडेंस में बैठे हुए हैं? तो मैं ये समझता हूं हमें अपने आप को प्रतिबंधित करना पड़ेगा, हमें अनुशासन में रहना पड़ेगा, और किसी भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहना पड़ेगा कि ये जी माइल्ड है और इसमें हमारे को नहीं होगा। और जिसकी जो वैक्सीनेशन ड्यू है उसको लगाएं। और बहुत सारे आप देख रहे होंगे फंक्शंस के अंदर जहां पर भी ये सोशल स्प्रेडेड इवेंट है, लोग मास्क का भी अच्छे से इस्तेमाल नहीं करते। साइंस के साथ चल के चलिए। अब इतना तक आ गया कि क्लॉथ वाला मास्क जो है वो फेलियर है, तो हम लोगों को उसी तरह से मास्क पहनने चाहिए, वेल फिटिंग पहनने चाहिए। ये सारी एहतियात बरतनी बड़ी जरूरी है। लापरवाही का कोई भी, आज की तारीख में लापरवाही का कोई भी स्कोप नहीं है। बिल्कुल डॉक्टर मलिक। डॉक्टर परीख, एक अभी हमने कुछ डेटा दिखाया है टीवी स्क्रीन पर, शायद आप नहीं देख पा रहे होंगे सर। वो डेटा है महाराष्ट्र में डॉक्टर्स विभिन्न अस्पतालों में, साइन में 104, जेजे में 100, केम में 88, नायर में 59। ये कितनी बड़ी समस्या आप इसे देखते हैं कि अगर हमारे हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, स्टाफ, नर्सेज अगर ये पॉजिटिव हो रहे हैं, तो अगर हफ्ते भर बाद, 15 दिन बाद हम, और ये सिर्फ महाराष्ट्र की डॉक्टर पर एक बात नहीं है, दिल्ली के हॉस्पिटल्स में भी डॉक्टर्स इसी तरह से पॉजिटिव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है देश में भी यही हो रहा होगा। ये कितनी गंभीर स्थिति आगे हो सकती है सर? देखिए सही जी, मैं आपको बहुत आसान तरह से हमारे दर्शकों के लिए सर बहुत आसानी से हमारी परिस्थिति समझा सकता हूं। समझो हमारे पास 2 बीमारियां हो और 2 वेरिएंट हो, एक अपना डेल्टा प्लस है और एक ओमिक्रॉन है जी। समझो डेल्टा प्लस में 10% लोगों जिनको बीमारी होती है उनको अस्पताल में जाने की जरूरत पड़ती है, और ओमिक्रॉन में सिर्फ 1% लोग को अस्पताल में जाना चाहिए। अगर हम सिर्फ इसको देखेंगे, बाकी सब की तरफ नहीं देखेंगे, तो हमको लगेगा ये तो बहुत ही माइल्ड है, इसमें 1% लोग अस्पताल में जाते हैं, वहां 10% लोग अस्पताल में जाते हैं। लेकिन हमने और एक देखा कि ये 2 बीमारियां कितनी फैलती है। तो अगर डेल्टा प्लस के 10,000 केसेस होंगे तो उसका हम 1% लेंगे तो 100 हो जाता है, तो 100 लोगों को अस्पताल में जाना पड़ता है। लेकिन अगर ओमिक्रॉन के 10 लाख लोग होंगे केसेस, वो भले माइल्ड भी हो लेकिन उनमें से 1% लोगों को अस्पताल में जाना पड़ता है, तो हमको 10,000 बेड्स लगते हैं। तो तीसरी चीज आ जाती है हमारी हॉस्पिटल कैपेसिटी, और जैसे आपने पूछा हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स। अभी समझो हमारे पास 10,000 अस्पताल के बेड्स है और 5,000 डॉक्टर्स है। अगर 10,000 हमारे पास अस्पताल के बेड्स है तो ये 10,000 सब माइल्ड ओमिक्रॉन से भर गए हैं। लेकिन दूसरी बीमारियां तो कहां जाती नहीं है। हमारे देश में डेंगू होता है, टीबी होता है, मलेरिया होता है। तो जब ये मरीज आएंगे तो उनके लिए ट्रीटमेंट नहीं रहेगी। और अगर हमारे 5,000 जो डॉक्टर्स है उसमें से डॉक्टर बीमार पड़ गए, तो एक तो हमारी हेल्थ केयर कैपेसिटी फुल हो जाती है और हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स के नंबर्स कम हो जाते हैं, फिर हम क्राइसिस मोड में जाते हैं। तो अगर हम ये पूरी तरह से देखेंगे, सभी पर्सपेक्टिव्स को साथ में देखेंगे, सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि ये 1% है और ये 10% है, तो हम समझ पाएंगे कि हमारी परिस्थिति काफी गंभीर है। और उसके लिए हमको करना क्या है? जो हमारे दर्शक है उनको क्या करना है? हेल्थ वर्कर्स तो 24 घंटे 7 दिन काम कर रहे हैं। हमको क्या करना है? वैक्सीन लेना है, मास्क पहनना है, हाथ धोना है, अंतर रखना है, पार्टियां सब बंद करनी है,
तो इतना तो सब हम कर सकते हैं ना, अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। ये महत्वपूर्ण बात एक बार फिर से आपने डॉक्टर परीक कही। डॉक्टर गर्ग, जो डॉक्टर मलिक की बात आगे बढ़ाते हुए, ये जो केयरलेस एटीट्यूड हमारा है, ये कितना खतरनाक हो सकता है, जो बात डॉक्टर परीक ने अभी बहुत आंकड़ों के और आसान शब्दों में समझाई, उसे देखते हुए? देखिए, इसको कहते हैं कि नंबर्स गेम की बात है ये। तो जिस हिसाब से केसेस आज देश में बढ़ रहे हैं और जो एक्सपीरियंस बाहर के देशों में रहा, उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत तेजी से हिंदुस्तान में भी केसेस बहुत तेजी से बढ़ेंगे। और उसके लिए इस चीज को हम ओवर एम्फसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी जरूरी है कि एहतियात बरतनी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसमें मास्क और डिस्टेंसिंग ये इंपॉर्टेंट है, और पर्सनल हाइजीन हर लेवल पे हम लोगों को बरतनी चाहिए। और वैक्सीन को हम बार बार कह रहे हैं, देखिए जितने भी स्टडीज हुई हैं, हम लोगों ने अपनी स्टडीज भी करी हैं। हमने एक स्टडी करी, वो भी लैंसेट में छापी थी कुछ समय पहले। हमने दिखाया उसमें कि वैक्सीन एक तो इन्फेक्शन रोकने में कामयाब है, और दूसरा डिजीज की सिवेरिटी कम करने में बहुत कामयाब है। तो आज अगर हम आज बात कर रहे हैं कि ओमिक्रॉन माइल्ड है, उसके पीछे दो और कारण हैं। एक तो ये है कि इंडिया में बहुत अच्छी बात है, करीबन 90% जो एलिजिबल पॉपुलेशन है उसने एक डोज ले ली है, और करीबन 65-66% ने 2 डोज मिल गई है। तो मल्टीपल स्टडीज ने दिखाया, हमारी अपनी स्टडी ने दिखाया कि जिन लोगों ने वैक्सीन ली है उनमें बीमारी की सिवेरिटी बहुत कम होती है। तो ऐसा नहीं है कि वायरस इटसेल्फ बहुत माइल्ड है, ये हमारी जो पहले से वैक्सीनेशन प्रोग्राम चला उसका भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और दूसरा, एक जो पहले 2 वेव्स आई हैं उससे भी पॉपुलेशन में थोड़ा सा इम्यूनिटी लेवल बढ़ता है, और उससे भी डिजीज की सिवेरिटी कम होने में मदद मिलती है जी। तो एहतियात हर तरीके से बरतना बहुत जरूरी है। और मास्क आप लगाएंगे, अगर इन्फेक्शन मान लीजिए हो भी जाता है तो वायरस की डोज बहुत कम हो जाती है। इसलिए मास्किंग और वैक्सीन, ये दोनों ही चीज बहुत जरूरी है। बिल्कुल सर। डॉक्टर संबित, क्या आपको लगता है कि सिर्फ नाइट कर्फ्यू लगा देने से, या कुछ राज्य जैसे दिल्ली ने किया 2 दिन का सख्त लॉकडाउन लगा दिया शनिवार इतवार का, उससे हम इस स्पीड को रोक पाएंगे कोरोना की? या वाकई गरीब लोग हैं हमारे देश में, बहुत सारे रोज कुआं खोदने वाले, पानी पीने वाले, रोज कमाने रोज खाने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ तो हमें आपको लगता है करना पड़ेगा, क्योंकि अन्यथा ये रुकेगी कैसे रफ्तार? देखिए, मैं 3 चीजें कहना चाहता हूं। पहले तो आपने जो प्रश्न पूछा, ये बहुत इजी होगा अगर हम अभी पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर दे, एक दूसरे के ऊपर आक्षेप लगाना शुरू कर दे, तो एक पॉलिटिकल बैटल शुरू हो जाएगा। और अभी तक पॉलिटिक्स आई नहीं है, इसलिए ये डिबेट बहुत सुचारू रूप से चल रहा है, कुछ इंफॉर्मेटिव भी हो रहा है जी। आप थोड़े दिन बाद देखिएगा पॉलिटिक्स आ जाएगा, तो फिर बेचारे हमारे डॉक्टर्स तीनों आए हैं, वो बैठे रहेंगे और हम लड़ते रहेंगे, और लोगों को कोई इंफॉर्मेशन जाएगी नहीं। देखिए, इसमें कोई दो मत नहीं है कि ये बिल्कुल सही है कि केवल नाइट कर्फ्यू से क्या होगा। ऐसा नहीं है कि केवल कुछ सरकारें कर रही हैं, अधिकांश सरकारें, उसमें हमारी सरकारें भी हैं, कई और सरकारें भी हैं, वो भी नाइट कर्फ्यू लगा रही हैं, वीकेंड कर्फ्यू लगा रही हैं, क्योंकि उपाय नहीं है। आप देखिए, अगर आप पूरे इकोनॉमी को ठप कर दीजिएगा तो फिर सवाल सरकार से ही होगी कि केवल जीवन, तो फिर जीविका कहाँ से आएगी? तो इकोनॉमी को भी बैलेंस करना है, जीवन को भी देखना है, दोनों विषय महत्वपूर्ण है। तीसरा विषय है, एक R0 फैक्टर होता है। ऐसा नहीं है कि नाइट कर्फ्यू लगने से और वीकेंड कर्फ्यू से कुछ लाभ नहीं होता है। कम से कम हम एक बहुत बड़े तबके में, क्योंकि वीकेंड्स में और नाइट्स में जो पार्टी की एटीट्यूड होती है उसमें एक रोक रहता है, और R0 फैक्टर पे कंट्रोल के कारण बहुत लोगों में स्प्रेड से हम बचते हैं, जिससे कि वायरल जो स्प्रेडिंग कैपेबिलिटी है उसमें कमी आती है, और ये हमारे लिए एक अच्छी बात है। नंबर 2 बात में जो कहना चाहता था, देखिए कई लोगों का एक, मैं भी सोशल मीडिया में जुड़ा हुआ हूँ और हम सब सोशल प्राणी हैं। एक बात बहुत आजकल चल रहा है ओमिक्रॉन को लेके, यार ये सबको होने वाला है, कोई ज्यादा चिंता मत करो, होने तो सबको वाला है और हो जाएगा, फिर हमें इम्यूनिटी भी आ जाएगी, तो चिंता मत करो। मैं किसी ने बहुत अच्छा लिखा था अभी सोशल मीडिया में कि जब भी आपको कोई कहे कि यार ये सबको होने वाला है, ज्यादा चिंता करने की बात नहीं, तो आप उन्हें जरूर कहना कि लेट मी बी द वन हु गेट्स कोरोना एट द एंड। जब पूरी दुनिया को हो जाए उसके बाद मुझे। तो ये सोच के साथ हमें चलना है, ये सोच बिल्कुल नहीं रखना है कि सभी को होना है तो मुझे भी हो जाएगा, चलो छोड़ो मास्क को, छोड़ो, चलो हाथ धोना छोड़ो, होना तो सबको ही है। ये एटीट्यूड रखना नहीं है, पूरी दुनिया को हो जाए उसके बाद मुझे।
और लास्ट में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, देखिए वैक्सीन एक ही सोल्यूशन है। धन्यवाद, इंडिया ने जिस प्रकार से अपने साइज को देखते हुए वैक्सीनेट किया है, 90% ऑफ द कंप्लीट एलिजिबल पॉपुलेशन और 65% सेकेंड डोज लग चुका है लोगों को, 150 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है। ये कोई आसान काम नहीं है, ये बहुत बड़ा काम है और मुझे लगता है हम सबको एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाना है और वैक्सीन को लेकर किसी प्रकार की भी अफरा तफरी या किसी प्रकार की गलत बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। मैंने अभी ट्विटर में देखा, एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं जिनको सोशल सर्कल में बहुत बड़ा माना जाता है, उन्होंने वैक्सीन के खिलाफ ट्वीट किया है। मुझे लगता है इस प्रकार से वैक्सीन के खिलाफ कोई ट्वीट ना करे, वैक्सीन के खिलाफ किसी प्रकार की राजनीति नहीं हो। ठीक है डॉक्टर संबित। आतिशी जी, प्रश्न वही है कि आप नाइट कर्फ्यू लगाकर, सैटरडे संडे कंप्लीट लॉकडाउन लगाकर और फिर सोमवार से शुक्रवार तक जनता को खुला छोड़ दें ये कहकर कि माइल्ड है, कोई बात नहीं, सिर्फ मास्क लगा लीजिए, हम कंट्रोल कर पाएंगे या थोड़े सा अब हमें सख्त होना पड़ेगा आपकी सरकार को दिल्ली में? देखिए, एक तो मास्क लगाने को मैं ये नहीं कहूंगी सिर्फ मास्क लगाना, क्योंकि अगर आप देखिए कि कोविड के बचाव में अगर कोई सबसे महत्वपूर्ण चीज है तो वो मास्क लगाना है। और शायद सारे डॉक्टर्स ने भी जो हमारे शो पर हैं यही कहा है कि मास्क लगाना बहुत जरूरी है। तो सब लोग मास्क जरूर लगाएं और मास्क लगाने को हम भी अपनी तरफ से एक सिर्फ का दर्जा ना दें, क्योंकि मास्क लगाना अपने आप में बहुत जरूरी है। दूसरी बात, देखिए जैसे संबित जी ने भी कहा, मैं उनकी बात से पूरी तरह से सहमत हूं, ये ट्रेड ऑफ है हेल्थ रिस्क में और एक इकोनॉमिक रिस्क में। क्योंकि अगर हम हेल्थ रिस्क को देखते हुए, और कोई भी मुझे लगता है कोई भी लोग जो शो पे हैं, कोई भी सरकारें, कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज इतनी गैर जिम्मेदार नहीं होंगी कि वो कहेंगी कि ये सिर्फ माइल्ड ही तो है, क्या फर्क पड़ता है। मुझे लगता है कि सब जो कोविड जो रिस्क सामने रखता है सब उससे फेमिलियर है, लेकिन ये जो बैलेंस है एक हेल्थ रिस्क और एक इकोनॉमिक रिस्क के बीच में, इसको लेके सरकारों को बहुत ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि जब हम पूरा लॉकडाउन लगाते हैं तो उसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। हमने पिछले लॉकडाउन में देखा है कि बहुत सारे लोग हैं जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जिनके पास खाना खरीदने तक भी पैसे नहीं रह जाते। तो ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इशू है और मुझे लगता है सब सरकारें बहुत कड़ी नजर रखे हुए हैं केसेस पर भी, हॉस्पिटलाइजेशंस पर भी और कोविड से होने वाली डेथ्स पर भी। और मुझे लगता है कि अगर केसेस बढ़ते हैं, हॉस्पिटलाइजेशंस बढ़ती हैं, तो बिल्कुल सब सरकारें एक सुर में, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि इस बात पे कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है सरकारों के बीच में, तो मुझे लगता है कि सब एक सुर में जो भी रिस्ट्रिक्शंस लगानी होंगी वो जरूर लगाएंगी। लेकिन तब तक जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी है कि हम वीकेंड्स पे घूमने जा रहे हैं या शाम को घूमने जा रहे हैं, पार्टी करने जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए वीकेंड कर्फ्यू और नाइट कर्फ्यू मेरे ख्याल से जरूरी है। ठीक है डॉक्टर बरीक, डॉक्टर गर्ग, डॉक्टर मलिक, अब हम आप तीनों से थोड़ा सा मेडिकल से अलग हटकर देश, पॉलिटिक्स, ओमिक्रॉन और कोरोना के संदर्भ में बात करना चाहते हैं। डॉक्टर मलिक, सीधा सा सवाल पहला तो, क्या ये थर्ड लहर की पीक है या ओमिक्रॉन की पीक कब आएगी? और दूसरा, आपको लगता है कि यही सरकारों का जो एटीट्यूड है वो ठीक है, इसी से हम लड़ सकते हैं या कुछ और सख्ती अब होनी चाहिए? डॉक्टर मलिक। सही जी, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारक दूंगा और अपने सारे पैनलिस्ट को भी मुबारक दूंगा कि कहीं पर भी पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, चाहे सरकार है चाहे विपक्ष है, सब लोग जो हैं वो बहुत अच्छे से बिना एक दूसरे के साथ वाद विवाद किए हुए इस बीमारी से लड़ने के लिए जुटे हुए हैं। ये बहुत अच्छी बात है और आज भी जो हमने बातें की हैं इसमें लोगों को ज्ञान मिल रहा है, बहुत सारे भ्रम दूर हो रहे हैं और हमारे प्रोग्राम के बाद इसके लिए डॉक्टर मलिक, डॉक्टर संबित और आतिशी जी ज्यादा बधाई के पात्र हैं दोनों। प्लीज बिल्कुल इनको पूरा, हाँ, क्योंकि इस तरह की जो क्रिएटिव डिस्कशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस संकट के समय में, जबकि परिस्थिति जो है बहुत ज्यादा हो रही है। सही जी, एक छोटी सी बात बताऊंगा, हमें 20 आ जाना चाहिए। जैसे जानवर हाइबरनेशन में चले जाते हैं जब बाहर का एटमॉस्फेयर ठीक नहीं होता, हमें केवल तभी बाहर जाना चाहिए जब अपनी जीविका कमाने के लिए हम जा रहे हैं। अदरवाइज हमें अपने आप को प्रतिबंधित रखना बहुत बहुत आवश्यक है। जहां तक पीक का तल्लक है, अभी पीक नहीं आई है, केसेस बढ़ेंगे, हम प्रिकॉशंस लेंगे तो शायद थोड़े कम बढ़े, लेकिन पीक मुझे लगता है फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में आएगी और उसके बाद शायद फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए अगर हम सब चीजों और नियमों का पालन करें।
ये मैं केवल इस तरह से बता रहा हूँ, जिस तरह से फॉरेन में चला उसी तरह से विदेशों में चला उस तरह से इसी तरह का आंकड़े आए हैं। इस बीमारी के बारे में कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं अभी भी बता दूं, पीक पे 8-9 लाख केसेस भी हो सकते हैं। हमें अपने आप को प्रतिबंधित रखना है और यही समय है जब हम पीक को कम कर सकते हैं, और ये पीक संभवतः जो है वो फरवरी के फर्स्ट वीक में आए। फरवरी के फर्स्ट वीक, ये डॉक्टर मलिक कह रहे हैं। डॉक्टर परीक, आप कब मानते हैं पीक कब आएगी? और दूसरी बात यह है सर कि पहाड़ों पर जाने वाले, घूमने फिरने वाले देश में कम लोग हैं, उनकी संख्या कम है, उनका परसेंटेज कम है, लेकिन हमारे जैसे आम लोग, जैसे हमें काम पर आना पड़ रहा है, हम रोज ऑफिस आ रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें रोजी रोटी कमाने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है सर, तो ऐसे लोग क्या करें? हाँ, सही की। तो पीक के बारे में तो डेटा दूसरे देशों में से भी आ गया है। साउथ अफ्रीका में हमने देखा पीक कैसे गया था, बहुत ही जल्दी ऊपर गया था और बहुत ही जल्दी वो नीचे भी आ गया था। एक बड़ी शार्प वेव है। तो जैसे डॉक्टर मलिक कह रहे हैं, मैं तो बिल्कुल सहमत में हूँ। लग रहा है कि एंड ऑफ जनवरी, अर्ली फरवरी तक हमारे देश में पीक हो जाएगा और फिर जल्द से कम भी हो जाएगा। लेकिन मैं भी ये कहना चाहता हूँ कि इतनी खुशी की बात है कि आज की चर्चा में हम सब 5 लोग बिल्कुल सहमत में हैं। अमर्त्य सेन जी ने सब इंडियंस को आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन करके उनकी किताब में लिखा था, और हम सब लोग का फोकस एक ही है, सब लोग का। और इसके लिए मैं आपको भी क्रेडिट देना चाहता हूं कि आपने हमारे डिस्कशन पे फोकस इतना अच्छा रखा है कि हम सब लोग की दिशा एकदम क्लियर है कि हमको क्या करना चाहिए। अभी जो लोग जा रहे हैं हिल स्टेशन पर, पार्टी कर रहे हैं, उनको तो समझना चाहिए ना, उनको सब पूरा पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं देखना चाहिए। और जो हम लोग, मुझे हिंदी में शब्द पता नहीं है, शायद आप मेरी मदद कर सकते हैं, एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट। जो एनलाइटेंड सेल्फ इंटरेस्ट होता है कि आगे हमारे लिए क्या बेनिफिट है अपने खुद के लिए, उसके ऊपर ध्यान रखना चाहिए। और अगर हम सब इस तरह से इसको देखेंगे तो बिल्कुल हम ये कर सकते। और 2 पॉजिटिव चीज मैं कहना चाहता हूं कि जो वैक्सीनेशन है उसका इतिहास 200 साल से है, उसका प्रूफ 200 साल से है, और इन 200 साल में हमने कितना बहुत कुछ किया है। स्मॉल पॉक्स, जिससे हर साल इतने लोग खत्म होते थे, 500 मिलियन लाइव्स को बचा दिया है। वैक्सीनेशन से एस्टिमेट हुआ है कि 1 बिलियन लाइव्स अब तक बच गए हैं, और स्मॉल पॉक्स बिल्कुल निकल गया है। पोलियो भी निकलने लायक है, अभी 2 देशों में है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, वहां से भी निकल जाएगा। तो हम बहुत ही कामयाब हुए हैं वैक्सीनेशन के थ्रू। और इसी पैंडेमिक में जैसे बताया गया है, हम लोग देख रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन लिया है, 2 डोज लिए हैं, उनका हॉस्पिटलाइजेशन भी कम है और मोर्टेलिटी भी कम है। तो ये बहुत ही एनकरेजिंग है। और तीसरी अच्छी बात यह है, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि दूसरी लहर के बाद हम लोग की हेल्थ केयर कैपेसिटी बहुत ही इंप्रूव हो गई है, तो हम भी तैयारी में हैं। तो ये सब अभी ठीक है। सिर्फ हमारे दर्शकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि अपने आप के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए हमको जो कुछ थोड़ा कुछ करना है। मैं वापस वही चीज बोल रहा हूं, कितना आसान है वैक्सीनेशन लेना, मास्क पहनना, हाथ धोना, अंतर रखना। ये छोटी चीज अगर हम करेंगे तो हम जल्द से ही इससे छुटकारा पा लेंगे। बिल्कुल ठीक है सर। डॉक्टर गर्ग, पीक को क्या आप भी जैन एंड और फेब के फर्स्ट वीक में जो डॉक्टर मलिक और डॉक्टर परीक बता रहे हैं उसी को मानते हैं? और अगर ये पीक आई तो ये पीक क्या होगी सर? कितने लाख केसेस तक आप प्रिडिक्ट करते हैं? देखिए, प्रिडिक्शन मुश्किल होती है, हर देश का अपना अलग स्थिति है, और हिंदुस्तान बहुत बड़ा देश है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पूरे देश में पीक एक साथ ही आएगी। दिल्ली और बॉम्बे में जिस हिसाब से केसेस बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि दिल्ली और मुंबई में थोड़ा पीक जल्दी आ जाए और थोड़े दूसरे क्षेत्रों में पीक जो है लेट आ सकती है। तो अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो शायद फरवरी के शुरू में पीक होना चाहिए पूरे देश के लिए, लेकिन दिल्ली और मुंबई में शायद थोड़ा पहले आ सकती है। बट इसका मैं समझता हूं बहुत रेलिवेंस नहीं है। रेलिवेंस इस बात का है कि आज से ही अगर हम प्रिकॉशन पूरी लें तो क्या हम उस पीक को थोड़ा कम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये पीक को कम करना बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज ये है कि जो पिछली बार हमने देखा, जब इतने सारे केसेस बढ़ रहे थे और हर तरह के केसेस देखे गए, लोगों ने तरह तरह की दवाइयां ली। किसी ने, कोई कह रहा मैं अमेरिका से मंगवा रहा हूं, कोई इंग्लैंड से मंगवा रहा है,
और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन की स्थिति थी। आज हम बहुत बेटर प्रिपेयर्ड हैं ट्रीटमेंट के मामले में। हमें सब मालूम है कि क्या नहीं करना चाहिए, व्हाट नॉट टू डू इज मोर इंपॉर्टेंट देन व्हाट इज टू बी डन, बिकॉज लोग तरह तरह की बातें करते हैं ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अधिकतर मरीज जो है वो इसलिए क्योंकि स्केयर नहीं हो, ये बताना जरूरी है कि माइल्ड डिजीज में हमें फालतू की दवाइयां नहीं लेनी है, डॉक्टर की सलाह माननी है, और इसी तरह से हमारी जो ओवरऑल हॉस्पिटलाइजेशन है और जो मोर्टेलिटी है वो बहुत ही मिनिमम हो जाएगी। प्रोफिलैक्टिक हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं समझता हूं ये भी लोगों को समझना होगा, पूरी तरह से जानना होगा कि इस बीमारी में घबराएं नहीं, एहतियात लेंगे तो बीमारी कम होगी और सीवियर नहीं होगी। ठीक है सर। डॉक्टर संबित आतिशी जी, क्योंकि हम जिस ऑर्डर में चल रहे थे आप दोनों का नंबर है, लेकिन आज आपसे थोड़ी सी क्षमा के साथ 3 डॉक्टर्स की, अगर हालांकि डॉक्टर संबित आप खुद डॉक्टर हैं, लेकिन 3 प्रैक्टिशनर जो हमारे साथ इस वक्त हैं, अगर हम उन लोगों से बात कर लें तो बेहतर होगा। डॉक्टर मलिक, मान लीजिए हमें ओमिक्रॉन हो जाता है आज और हम ठीक हो जाते हैं हफ्ते भर, 8 दिन 10 दिन बाद, तो हमें दोबारा होने की कितनी संभावना है? देखिए सईद जी, आपको 2-3 चीजें बता दूं जो कि व्यूअर्स को भी, मोस्टली पेशेंट्स हमसे यही पूछते हैं कि आज हमारे को ओमिक्रॉन डायग्नोज हुआ तो हम कब ठीक होंगे, कैसे होंगे। सरकार की तरफ से बड़े क्लियर दिशा निर्देश हैं कि आइसोलेशन पीरियड केवल 7 दिन का है। 7 दिन के बाद में आप आइसोलेशन पीरियड को बिल्कुल खत्म कर दें। जहां तक दोबारा होने का तल्लक है, उसके अंदर ये निर्भर करता है कि और कोई वेरिएंट कब आता है। जनरली एक बीमारी जो एक वेरिएंट आ जाता है उसके दोबारा होने के चांसेस कम रहते हैं, और खासकर कि अगर आपने वैक्सीनेशन वगैरह सब ले रखी हैं। सही चीज सबको मालूम है कि हमें मास्क पहनना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए, सब कुछ है। एक जो चीज जिसके ऊपर मैं दोबारा स्ट्रेस करना चाहूंगा वो ये है कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना चाहिए। खुदा नहीं खास्ता ये बीमारी हमारे ऊपर आ जाती है तो जो भी डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, हार्ट की डिजीज है, अपनी बीमारियों को कंट्रोल में रखें, अपनी डाइट का ध्यान रखें, अपने वेट का ध्यान रखें। ओबेसिटी के अंदर मोर्टेलिटी जो है वो 7 टाइम्स ज्यादा देखी गई है जो मॉर्बिडली ओबीस है, जो बहुत मोटे लोग हैं। तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अपने शरीर को हमें बचा के रखना है, सारी एहतियात बरतनी है, लेकिन एक बार अगर बीमारी हो जाती है, आप पूरे अच्छे से वैक्सीनेटेड है, दोबारा होने के चांसेस आपको काफी कम रहते हैं। जी ठीक है डॉक्टर मलिक। डॉक्टर परेख, वो लोग जिन्हें इस वेव में कोरोना हो रहा है, ओमिक्रॉन हो रहा है, वो ठीक हो रहे हैं, वो ये कहते हुए सुने जाते हैं कि साहब हम अगले 6 महीने के लिए तो सेफ हैं, बिल्कुल अब हमें बिल्कुल कोरोना नहीं हो सकता, और वो एकदम निश्चिंत होकर घरों से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं, लोगों से जुलना शुरू कर देते हैं। क्या ऐसे लोग भी खतरा हो सकते हैं सर, या ऐसे लोगों को क्या सलाह देंगे आप? बिल्कुल, इनके लिए मैं यही कहना चाहता हूं, अब खुद के लिए भी खतरा हो सकता है, दूसरों के लिए भी खतरा हो सकता है। और कैसे, मैं आपको बताता हूं। पहले सईद जी, हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये वेरिएंट सिर्फ अभी 2 महीने से है। 11 नवंबर को पहले केसेस आए थे जो साउथ अफ्रीका में रिकॉग्नाइज हुए, शायद उसके पहले 3 केसेस बोत्सवाना में भी थे। तो ये 2 महीने के लिए, तो ये 2 महीना तो बहुत ही कम समय है जिसमें हम लोग कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि रीइंफेक्शन रेट क्या है। तो इससे रीइंफेक्शन हो सकता है, जैसे डॉक्टर मलिक ने बताया, नया वेरिएंट आएगा उससे भी इन्फेक्शन हो सकता है, और अगर दूसरी बीमारियां होंगी तो उससे तो फिर काफी कठोर समय आगे आ सकता है। और दूसरी बात कि इन्फेक्शन होने से शायद हो सकता है, होता है एक्चुअली, कि आपकी इम्यूनिटी उस वेरिएंट से थोड़े समय के लिए बढ़ जाएगी, लेकिन जो ट्रांसमिसिबिलिटी है, आपको आपके थ्रू वो वायरस को दूसरे लोगों के पास जाना, वो तो निकल नहीं जाता है। तो जब समझो ओमिक्रॉन वेरिएंट भी किसी में आया, जिसको बीमारी हो गई है, जिसने वैक्सीन लिया है, तो वह व्यक्ति उसी वेरिएंट को दूसरे पे फैला सकता है। तो ये समझना कि हाँ मेरे को बीमारी हो गई है, मैं बिल्कुल सेफ हूं, अगर मैं जो चाहता हूं कर सकता हूं, तो इससे ये बड़ी गलती है। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। डॉक्टर गर्ग, बहुत सारे हमारे देश में ऐसे लोग हैं, हमारे साथी हैं, जिनकी तबीयत खराब हो रही है, जिन्हें सर्दी जुकाम हो रहा है, बॉडी ऐक हो रहा है, बुखार आ रहा है, वो ना डॉक्टर को दिखा रहे हैं, ना टेस्ट कर रहे हैं, वो अपना इलाज घर में करवाकर और ये कह रहे हैं कि अगर कोरोना भी हुआ, ओमिक्रॉन भी हुआ, तो अब तो अपने आप ठीक हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक हो रहे हैं। ये एटीट्यूड, ये अप्रोच हमारी सही है या गलत है सर?
देखिए, जिसको भी सिम्टम्स हैं, अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं और ये मालूम पड़ रहा है कि बुखार है, खांसी है, जुकाम है, तो मेरी राय में उनका उचित इन्वेस्टिगेशन और इलाज होना चाहिए। और अगर एक चीज जरूर है, मान लीजिए घर में किसी को कंफर्म्ड केस है कि उनको कोरोना हो चुका है और किसी दूसरे को सिम्टम आ रहे हैं, तो हम बिना टेस्ट के भी ये मान लेते हैं कि इनको कोरोना ही होगा, और उसमें आइसोलेशन और क्वारंटीन जरूरी है और उसी तरह से एहतियात बरतनी चाहिए। जिस मरीज को भी 3 से 4 दिन से ज्यादा सिम्टम हो, 4 या 5 दिन से, तो फिर उसमें ये होता है कि वो अस्पताल में भी उनको राय लेनी चाहिए। हो सकता है कि एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है, तो एहतियात बरतनी जरूरी है, उसको आप बहुत आसानी से ना लें। डॉक्टर संबित, इस बार इस वेव में हम ये देख रहे हैं कि होम टेस्टिंग किट्स आ गई हैं। आप अपना टेस्ट घर में कर सकते हैं आराम से। आपको लगता है कि जो लोग इस तरह से कर रहे हैं और फार्मासिस्ट, केमिस्ट्स के पास भी इस तरह की किट्स मिल रही हैं, उन्हें कहीं ना कहीं कोई ऐसा सिस्टम है अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, सीएमओ को या कलेक्टर को इन्फॉर्म करें कहीं ना कहीं, ताकि हमारे पास डेटा हो, या ठीक है जो चल रहा है? नहीं सईद भाई, बिल्कुल ये डेटा जाना चाहिए और ये ऑन रिकॉर्ड रहना चाहिए, क्योंकि जैसा आपने कहा और सभी डॉक्टर्स ने भी कहा है कि चलिए हो सकता है कि मेरा वेरिएंट जो है वो माइल्ड हो, मुझे क्योंकि कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है तो मैं बच के निकल रहा हूं, मगर मैं एक सुपर स्प्रेडर बनूं और मेरे कारण से दूसरे लोग इस बीमारी के चपेट में आए और उनका आउटकम वो ना हो जो मेरे साथ हुआ है, तो कहीं ना कहीं मैं उस पूरे के पूरे पाप का भागीदार बनूंगा। इसलिए एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने की आवश्यकता है। मगर सईद भाई, एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश जो आज के इस डिबेट से अभी तक नहीं गया है, मैं देना चाहता हूं, वो यह है कि प्लीज होर्डिंग मत करिए। सब कुछ ठीक है। पिछली बार हमने देखा बहुत लोगों ने अपने घर में जरूरत की दवाइयां रख ली, कुछ लोगों ने अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर रख लिया, कुछ लोगों ने अपने घर में वो वस्तुएं रख ली जिनकी आवश्यकता बाद में चल के उनको नहीं पड़ी मगर दूसरे लोगों को कमी आई। तो फॉर गॉड सेक सब कुछ सही है। प्रधानमंत्री बैठक भी कर रहे हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हम किसी भी सामान का होर्डिंग ना करें, किसी चीज की कमी नहीं है, हम होर्डिंग ना करें। और अंत में कहूंगा कि एटीट्यूड पॉजिटिव रखिए और कोरोना नेगेटिव रखिए। डॉक्टर संबित, ये इंपॉर्टेंट बात आपने कही है। वाकई किसी भी चीज को डॉक्टर संबित पात्रा, डॉक्टर रवि मलिक, डॉक्टर प्रमोद गर्ग, डॉक्टर राजेश परिक, आप सभी का बहुत धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट बातें आप सभी ने की हैं और आज तक पर आने के लिए हमारे द्वारा। लेकिन ये जो बैठक है, ये जो तस्वीर हम लाइव दिखा रहे हैं इस वक्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बैठक कर रहे हैं। ये कोरोना टास्क फोर्स, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख भाई मांडविया और हेल्थ मिनिस्ट्री के तमाम बड़े अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये बैठक चल रही है। आधे घंटे से ज्यादा हो चुका है। ये कोरोना समीक्षा बैठक है। जैसे ये बैठक खत्म होती है, इस बैठक में क्या निर्णय लिए गए हैं, क्या तय हुआ है, क्या बातचीत हुई है, क्या प्रधानमंत्री इसके बाद कहना चाहते हैं, क्या फिर से कुछ और ज्यादा प्रतिबंध देश में लगाए जाएंगे, क्या कहा जाएगा कोरोना के बारे में, ये हम आपको अवश्य बताएंगे। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा।